सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज से हम अपनी संस्कृत व्याकरण की शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारी एनसीईआरटी और सीबीएसई बोर्ड की संस्कृत है। आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से 3 फोल्डर मिलेंगे। एक फोल्डर में जो आपको मैं संस्कृत की, सीबीएसई की और एनसीईआरटी की जो बुकें हैं उनके अनुसार आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाऊंगी। उसकी जो व्याकरण होगी वह आपकी बुक के अनुसार होगी। आप उसमें अपनी संस्कृत व्याकरण को समझने के बाद किसी भी बुक की संस्कृत व्याकरण को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। संस्कृत को आपको समझना ही होता है। जितना आप संस्कृत को समझेंगे उतनी ही आसानी से फिर आप अपने संस्कृत बुक के किसी भी कार्य को कर सकते हैं। उससे अलग आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में संस्कृत व्याकरण से एक अन्य फोल्डर मिलेगा। उसमें हम अपनी जो यूपी टेट और सी टेट में आपकी व्याकरण आती है उसकी तैयारी करेंगे। उसमें मैं आपको आपके चैप्टर के अनुसार संस्कृत नहीं पढ़ाऊंगी। उसमें जो मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी वह आपको आपके टॉपिक के अनुसार पढ़ाऊंगी, क्योंकि संस्कृत के सी टेट और यूपी टेट में आपके 15 नंबर आपके व्याकरण के ही आते हैं। लेकिन आप अभी अपनी संस्कृत व्याकरण को मजबूत कीजिए, क्योंकि जब तक आपकी संस्कृत व्याकरण मजबूत नहीं होगी तब तक आप संस्कृत को बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। इन दोनों फोल्डर से अलग आपको मेरे चैनल पर इजी ट्रिक के नाम से भी एक संस्कृत व्याकरण का फोल्डर मिलेगा, जिसमें मैंने आपके शब्द रूप और धातु रूप को बहुत ही आसानी से सीखने के लिए कुछ इजी ट्रिक समझाई हुई है। आज की वीडियो में हम अपनी सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी की बुक की जो आपकी संस्कृत व्याकरण है उसको करेंगे। उसका प्रथम पाठ करेंगे, क्योंकि हम आपकी इस वाले भाग में जो व्याकरण कर रहे हैं वह आपकी पाठों के अनुसार ही करेंगे। प्रथम पाठ है आपका भाषा, लिपि तथा व्याकरण। इसमें आपका सबसे पहला जो भाग है वह है आपका भाषा। आप भाषा के बारे में जानते ही हैं कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों तथा भावों को दूसरों पर प्रकट करे वह आपकी भाषा है। इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। संसार में सभी प्राणी अपनी बात कुछ ध्वनियों या संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, जैसे पक्षी अपने कलरव से, सिंह आदि जो पशु होते हैं वह अपनी गर्जना से। संसार में सभी प्राणी कोई ना कोई संकेतों के माध्यम से अपने भाषा को प्रकट करते हैं। प्राणियों में श्रेष्ठ मानव अपने विचार स्पष्ट वाणी द्वारा व्यक्त करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर समझ लेता है। अर्थात भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मानव अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो भाषा है उससे हम अपने विचारों को एक दूसरे को बताते हैं और उनके विचार हम भाषा के माध्यम से ही समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने भाषा की परिभाषा दी हुई है, इसको भी हम समझ लेते हैं। भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का साधन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस साधन के द्वारा मानव बोलकर अथवा लिखकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा सुनकर व पढ़कर दूसरों के विचार समझता है, उसे भाषा कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने भाषा की परिभाषा में समझाया है कि व्यक्ति भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, लेकिन कई बार संकेतों के द्वारा भी हम अपने विचारों तथा भावों को दूसरों पर प्रकट करते हैं, परंतु भाषा के द्वारा आपके जो अर्थ हैं वह अधिक स्पष्ट होते हैं और निश्चितता प्रकट करते हैं। क्योंकि यदि आप संकेतों के द्वारा अपनी भावों को प्रकट करेंगे तो वह आपके समझने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन जब आप अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह आपके निश्चित और स्पष्ट अर्थ को प्रकट करता है। तो हम अपनी भाषा की परिभाषा में कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को दूसरे के सामने प्रकट करता है और उनके भावों को समझता है। जिस प्रकार हमने भाषा की परिभाषा से हमने समझा है कि मनुष्य भाषा को 2 प्रकार से प्रयोग करता है,
मौखिक रूप से और लिखित रूप से। एक अन्य रूप जो है आपका सांकेतिक रूप, उससे आपके भाषा का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता। तो हम अपने भाषा के दो ही रूप मानते हुए उनका ही यहाँ पर उल्लेख देखते हैं। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा को देख लेते हैं हम। मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है। जब हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के विचार समझते हैं तो यह भाषा का मौखिक रूप है। दूरभाष, फोन पर की गई बातचीत इस श्रेणी में आती है। मौखिक भाषा का अर्थ आप यहाँ से समझ ही चुके हैं कि जब हम किसी को अपने विचारों को बोलकर बताते हैं और उनके विचारों को सुनकर समझते हैं तो वह हमारे मौखिक भाषा के भाग में आएंगे। लिखित भाषा, जब हम हाथ से लिखकर या मशीन का रूप आपका टाइपराइटर या कंप्यूटर, दो रूप इन्होंने बताए हैं, से लिखकर अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा द्वारा प्रकट किए गए विचार पढ़कर समझे जाते हैं। कहानी लेखन, अनुच्छेद लेखन आदि लिखित भाषा के रूप हैं। लिखित भाषा को इन्होंने समझाया है कि जब हम अपनी बात को या अपने विचारों को लिखकर समझाते हैं। लिखना आपका किसी भी रूप में हो सकता है, वह आपका हाथ से लिखना भी हो सकता है और आपका मशीन द्वारा भी लिखना हो सकता है, तो वह आपका लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। आपके लिखित भाषा के बहुत सारे लाभ भी हैं, क्योंकि जब आप किसी भी विचार या भाव को लिख देते हैं तो वह आपका बहुत लंबे समय तक बना रहता है और आपकी स्पष्टता भी उसमें अधिक होती है मौखिक भाषा की तुलना में। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी मौखिक भाषा या लिखित भाषा में से कौन सी भाषा आपकी ज़्यादा उपयोगी है, तो आप लिखित भाषा को कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बातों की स्पष्टता अधिक होती है। लिपि के बारे में आप जान लीजिए। मौखिक भाषा सार्थक ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है। लिखित भाषा का आधार लिपि है। जो आपने अभी अपने भाषा के दो रूप देखे हैं, उसमें से इन्होंने बताया है जो आपकी मौखिक भाषा है वह ध्वनियों की सहायता से बोली जाती है, लेकिन जो आपकी लिखित भाषा है उसका जो आधार है वह आपकी लिपि है। किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसके स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। प्राय प्रत्येक भाषा पृथक ढंग से लिखी जाती है, इसलिए सब भाषाओं की लिपि पृथक होती है। पृथक का अर्थ होता है आपका अलग। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। जिस प्रकार आपकी संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार आपकी अन्य भाषाओं की लिपियाँ जो है वह आपकी अलग अलग होती है। यहाँ पर लिपि के बारे में इन्होंने समझाया है कि भाषा के लिखित प्रयोग के लिए प्रत्येक वर्ण के लिए चिन्ह निश्चित है। इन्हीं चिन्हों के समूह को लिपि कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी बताई है। संस्कृत भाषा के साथ साथ आपकी जो हिंदी भाषा है उसकी लिपि भी आपकी देवनागरी ही है। व्याकरण वाला भाग है आपका। यहाँ पर लिखा हुआ आपको पढ़ो क वर्ग और ख वर्ग। यहाँ पर आपके क वर्ग में जो आपके शब्द दिए हुए हैं वह आपके अशुद्ध रूप में दिए हुए हैं और ख वाले वर्ग में आपके जो शब्द दिए हुए हैं वह आपके शुद्ध रूप में दिए हुए हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है आपका आशीर्वाद, तो आपका आशीर्वाद का जो शुद्ध रूप होगा वह आपका आशीर्वाद, ये आपका इस प्रकार होगा। परीक्षा, यहाँ पर परीक्षा का जो रूप लिखा है वह आपका अशुद्ध है, इसका जो शुद्ध रूप होगा वह आपका परीक्षा इस प्रकार होगा। बालकः पठन्ति, यह वाक्य आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसमें बालक आपका एक वचन का है और क्रिया आपकी बहुवचन की है, तो यह आपका अशुद्ध रूप है। यहाँ पर जो इसका शुद्ध रूप है वह आपका बालकः पठति। लताः लिखति, यह वाक्य भी आपका अशुद्ध है, क्योंकि इसमें जो लता है वह आपके बहुवचन का शब्द है और जो आपकी क्रिया है वह आपकी एक वचन की है। इसका जो शुद्ध रूप है वह आपका है लता लिखती।
व्याकरण में आपको अपने इन बातों का भी ध्यान रखना होता है कि आपके कर्ता और क्रिया किस वचन की है, उसके अनुसार ही आपका वाक्य सही बनता है। व्याकरण को हम अपनी आगे की वीडियो में समझेंगे। अभी आप यहाँ पर देख लीजिए कि इन्होंने आपके इस वाले भाग में क्या समझाया है। समझो, का वर्ग के शब्द और वाक्य अशुद्ध हैं, ख वर्ग के शब्द और वाक्य शुद्ध हैं। ध्यान दो पे इन्होंने यहाँ पर व्याकरण की परिभाषा समझाई है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। इसको हम व्याकरण की परिभाषा कह सकते हैं कि व्याकरण के द्वारा हम अपने किसी भी भाषा की शुद्धता को परख सकते हैं कि वह भाषा का शुद्ध रूप क्या है। व्याकरण के बारे में इन्होंने और विस्तार से यहाँ पर आपको समझाया है, उसको भी आप समझ लीजिए। किसी भाषा के अध्ययन में व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण केवल ध्वनियों का समूह नहीं है। भाषा का निर्माण वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होता है। इसके संबंध में नियमों का निर्धारण व्याकरण ही करता है। यहाँ पर कहने का भाव है कि आपके मुख से यदि कोई ध्वनि निकलती है तो उसको हम किसी भी भाषा का व्याकरण नहीं कह सकते, क्योंकि जो आपका व्याकरण होता है वह केवल ध्वनियों का समूह नहीं है, उसमें आपके कुछ नियम भी होते हैं और जो भाषा के नियम का निर्धारण करते हैं वही आपकी व्याकरण होती है। इसी आधार पर व्याकरण के मुख्य 3 अंग है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसी आधार पर भाषा के मुख्य 3 अंग है। इससे कहने का भाव है कि भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य आपके शब्द से बनते हैं और शब्द जो है वह आपके वर्णों से बनते हैं। इसलिए व्याकरण के 3 भाग कहे गए हैं। वह व्याकरण के 3 भाग कौन कौन से हैं वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। उनमें से आपका पहला जो भाग है वह है आपका वर्ण विचार। इस भाग में वर्णों के स्वरूप, भेद, संयोग, उच्चारण, स्थान आदि का अध्ययन किया जाता है। यह जो आपके वर्ण विचार वाले भाग है, इसको आगे के पाठों में इन्होंने विस्तार से समझाया है कि आपके वर्णों का क्या स्वरूप है, कैसे आप उनका संयोग करते हैं, कहाँ उनका उच्चारण स्थान है। इसका इन्होंने पूरा आपको एक पाठ अलग से समझाया है जो हम अपनी आगे की वीडियो में देखेंगे। शब्द विचार है आपका। इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के लिंग, वचन, कारक रूपों तथा क्रियापदों के पुरुष, वचन व काल आदि का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार में इन्होंने जो ये आपके भाग दिखाए हैं इनको भी इन्होंने आगे के पाठों में अलग से समझाया है। विस्तार से हम इनको वहीं पर समझेंगे। वाक्य विचार में आपका है, इस भाग में संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रियापदों द्वारा वाक्यों की रचना, पत्र, निबंध आदि की रचना का वर्णन किया जाता है। इस पर भी इन्होंने आपकी पुस्तक में पूरा पाठ को समझाने के लिए दिया है। इसका भी विस्तार से हम वहीं पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम आपके इस पाठ का जो आपका अभ्यास कार्य है उसको कर लेते हैं। इस अभ्यास कार्य के द्वारा आप अपने पाठ में आए हुए जो विशेष बातें हैं उनको भी सीख जाएंगे और यह आप अपनी किसी भी पुस्तक के लिए प्रयोग कर सकते हैं। टेलीफोन द्वारा की गई बातचीत उदाहरण है। टेलीफोन पे जो आपकी बातचीत की जाती है वह आपका किसका उदाहरण है? तो यह आप जानते ही हैं कि टेलीफोन पे हम जो बात करते हैं वह मौखिक भाषा का उदाहरण है, क्योंकि फ़ोन पे हम अपनी मौखिक बातें ही करते हैं। पत्र लिखना उदाहरण है। जो पत्र लिखना है वह आपका लिखित भाषा का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कार्य किया जाता है। सभी भाषाओं की लिपि है। सभी भाषाओं की लिपि आपकी पृथक पृथक होती है। पृथक पृथक का अर्थ है आपकी अलग अलग। सभी भाषाओं की लिपि आपकी अलग अलग होती है। वर्ण विचार में अध्ययन किया जाता है। जो आपके वर्ण विचार है उसमें जिसका भी अध्ययन किया जाता है वह है आपका वर्णों के स्वरूप का, कि वर्ण आपके किस प्रकार बनते हैं, क्या उनका उच्चारण स्थान है। यह सभी बातें आपकी वर्ण विचार के अध्ययन में की जाती हैं। आपका प्रश्न 2 है, निम्नलिखित के शुद्ध रूप
लिखो। यहाँ पर इन्होंने कुछ शब्द दिए हुए हैं जो आपके अशुद्ध रूप में है, उनको मैंने शुद्ध रूप में लिख दिया है, आप उसको समझ लीजिए। शुद्ध रूप लिखना आपकी बुक में आपका अलग भी हो सकता है। आपकी बुक में हो सकता है कि आपके यहाँ पर जैसे श्रीमती दिया हुआ है तो आपकी बुक में इसके स्थान पर कोई अन्य शब्द भी हो सकता है, लेकिन आपके शुद्ध रूप लिखने का जो भाव है वह एक ही प्रकार से होगा। जैसे आपका श्रीमती इन्होंने इकारांत छोटी से किया हुआ है, इसके स्थान पर आपका श्रीमती इस प्रकार लिखा जाता है। आपका सामाजिक है, सामाजिक में इन्होंने आ की मात्रा यहाँ पर नहीं लगाई हुई है, जबकि सामाजिक आपका इस रूप में लिखा जाता है। आप यह सभी अपने आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 है आपका, लिपि किसे कहते हैं? इसकी जो परिभाषा है वह मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। किसी भाषा को लिखने के लिए जो चिन्ह निश्चित किए जाते हैं उसके स्वरूप को ही लिपि कहते हैं। इसको आप याद कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपकी कोई भाषा होती है तो उसके लिए कोई ना कोई चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। आप अपनी 2 या 3 भाषा को अभी भी जानते हैं, जैसे आपकी हिंदी है, संस्कृत है और आपकी इंग्लिश भाषा है, तो आप उनकी लिपि के बारे में अभी जानते ही हैं कि इनके जो अल्फ़ाबेट है वो अलग अलग प्रकार से लिखे जाते हैं। हिंदी और संस्कृत की जो अल्फ़ाबेट है वह एक जैसे ही लिखे जाते हैं, क्योंकि दोनों की ही लिपि आपकी देवनागरी है, लेकिन जो आपकी इंग्लिश की लिपि है उसके जो अल्फ़ाबेट है वह आपके अलग रूप से लिखे जाते हैं। हम व्याकरण क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पर जो प्रश्न करने का भाव है कि हमें व्याकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो उसका उत्तर है हम व्याकरण किसी भी भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, जिससे हम उस भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त कर सके, उसके लिए हम अपनी व्याकरण को पढ़ते हैं। भाषा किसे कहते हैं? भाषा के बारे में आप अपने पाठ को पढ़कर जान ही चुके हैं कि जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें या हम दूसरों के भावों को समझ सके और अपने भाव दूसरों को बता सके, वह हमारी भाषा होती है। लेकिन इसको हमने यहाँ पर लिखा है, भाषा विचारों के पारस्परिक आदान प्रदान का साधन है। भाषा के कितने रूप हैं? भाषा के रूप आप जानते ही हैं कि भाषा के 2 रूप हैं, एक मौखिक और एक लिखित। यहाँ पर यह आपका जो पहला पार्ट है भाषा, लिपि तथा व्याकरण वाला, यह समाप्त हो जाता है। आप अपने इस पाठ से तथा इस ज्ञान से ही अपनी किसी भी पुस्तक के भाषा, लिपि तथा व्याकरण वाले भाग को कर सकते हैं। आपकी जो बुक होंगी वह अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन जो उसमें भाव रहेगा वह आपका इसी प्रकार होगा। मैं जो आपके लिए वीडियो बना रही हूँ यह आपकी सभी संस्कृत बुक के लिए समान रहेंगी, क्योंकि किसी भी बुक में आपका यदि भाषा के बारे में पूछा जाता है तो वह इससे भिन्न नहीं होगा। वहाँ शब्द निश्चित ही अलग रूप से लिखे रहेंगे, लेकिन जो उनका भाव होगा वह इसी प्रकार होगा। तो आप अपने इस वीडियो से ही अपनी सभी बुकों की भाषा, लिपि तथा व्याकरण वाले भाग को आसानी से कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्यः नमो नमः।